बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाया और इंग्लैंड की हम सबको सैर कराई। वहाँ के चित्रों के माध्यम से हम इंग्लैंड को ठीक ठीक समझ पाए। और आपकी यात्रा सुखद हो। पुनः आप इंग्लैंड जाएंगी तो वहाँ के शिक्षा के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में, वहाँ की कार्य योजना के बारे में, वहाँ के विकास के बिल्कुल। संबंधित उनकी परियोजनाओं के बारे में कुछ अपने अनुभवों को आप अगले कार्यक्रमों में हम सब साझा कराएंगी। और जिस बिल्कुल जिस बिल्कुल। जिस तरह से हमारे यहाँ वहाँ पर हमने वहाँ के सड़कों में जो देखा, जो स्वच्छता देखी, वहाँ पर जो लोगों का एक जो नागरिक सेंस था, जो उनका जो क्या कहना चाहिए कि अपने देश के प्रति जो उनका कर्तव्य था, कर्तव्य बोध था, तो उसको जिस तरह से उन्होंने, मतलब हमें ये महसूस हो रहा था उन चित्रों से। तो निश्चित ही आप सौभाग्यशाली हैं, आप ऐसी जगह को देख करके आई हैं और हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसकी अनुभूति हमको उन चित्रों से होती है। तो बहुत बहुत आभार। हमारे इस कार्यक्रम में बस आज के अध्यक्ष साहब भी पहुंच चुके हैं, श्रीमान हेमंत बिष्ट जी। और मैं जी उनका भी जी दीदी, आप बहुत ही हार्दिक बहुत ही अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। तो कैसा लगा सभी दर्शकों से हम थोड़ा सा प्रतिक्रिया चाहेंगे। कैसा लगा? हम लोग पूरे इंग्लैंड घूमे दे दीदी, लंदन घूमे दे। और ठीक है, मेरे लिए भेज वही पड़े जरा उले भेजते रहूं, वीडियो वीडियो थोड़ा देख रखी। वाह। इसमें चित्तर लंदन को वो इन्वायरमेंट साइंस में साइंस। और श्रीलंका तक मैं जा रही हूँ। वहाँ सब कुछ साफ सफाई सब कुछ ज्यादा से नहीं थी। बैग तो दीदी लाई माल हमसे, और वहाँ जो आप अपनी सुरक्षा सीखे और वो तो यहाँ हम लोगों को चिकन से शौक ही ले, अगर वो खानी जब वो अपन जेब में कितनी अगर बाई चांस की 10 दिन में तो बहुत सारे चिकन लायक था। लेकिन हमारा भारत जो भविष्य सोच के कहीं मतलब उज्जवल दिखी रहो ताकि महिमा इसी बहुत बहुत और आभार, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर वाह। चित्र। और वहाँ के सारा दीदी ने जो वर्णन किया, और दीदी की याददाश्त को साधुवाद दूंगी दीदी। बहुत बढ़िया तरीके से एक एक जगह इतना सबने शांति से सुना, बहुत अच्छा लगा। और बहुत आप बहुत खुश लग रहे थे। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाह रही हूँ, इजाजत है? छोटी सी बात जी जी रहेगी कहने जी, से। स्वागत स्वागत। हम हिंदू मुसलमान और हिंदू पाकिस्तान हिंदुस्तान वाली बातें भारत में रह के कहते हैं करते हैं, जो बहुत ही गलत है। वहां जाके इतनी पाकिस्तानी दोस्त हमारे बने, इतने बांग्लादेशी। मैं यहाँ से डर के गई थी, अरे मैं वहां जाऊंगी तो मुझे पिज्जा बर्गर खाना पड़ेगा या बेटी के घर में जो बना पाऊंगी। एक से एक बढ़िया रेस्टोरेंट आपको लंदन में इंग्लैंड में मिलेंगे, जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अधिकतर चलाते हैं और या साउथ इंडियन चलाते हैं, ये साउथ का डोसा वगैरह, या श्रीलंकन वाले चलाते हैं। और इतना बढ़िया खाना। और मैं एक जगह में, अगर वो हम जानते थे हम इंडिया से आए हुए हैं, इतना वेलकम करते थे, इतने खुश हो जाते थे। उसी को आधार बना के मैंने कहानी लिखी, अधूरी कहानी, जो जो पुरस्कृत हुई, कमलेश्वर स्मृति पुरस्कार मुझे मिला उस कहानी पर। समझे एकदम उसकी मैंने अपनी कल्पना शक्ति से, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हम यहाँ पर करते हैं और वहाँ के लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, जो यहाँ की लड़ाई झगड़े ये सब देख के। तो बिल्कुल ठीक ऐसे कह हम रही हैं उन्नति दीदी। नहीं कर पाएंगे, हमारा देश इन सब बातों से उन्नति नहीं कर पाएगा। नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं। बहुत और सुंदर। दीदी वो एंकर मेरे भी पर्सनल फेवरेट मोहन जोशी जी। मैं बीबीसी लगातार, मैं हस्बैंड वाइफ हम लोग रेगुलर सुनते थे, लेकिन जब से वो यहाँ हिंदी प्रसारण बंद हुआ है तो बड़ा बुरा भी लगा। हाँ, और इंटरव्यू वगैरह लेते थे वो, तो हम तो बहुत अच्छा हाँ, लगा। और एक बात शेयर करना चाहूंगी कि दीदी ने जो बोला कि वो मैडम आई वहां से लंदन से शादी में, तो लास्ट ईयर दीदी मेरी भतीजी की मैरिज हुई, तो उसकी एक फ्रेंड आई हुई थी लंदन से। और उसने जो जिस गाने में लंदन ठुमकदा उसने जो डांस किया था साड़ी पहन के, तो लगता था हाँ, कि कोई हिंदुस्तानी लड़की डांस कर रही, बहुत सुंदर बिल्कुल सी। तो बिल्कुल। ये लोग एंजॉय करते हैं हमारे कल्चर को। 6 दिन वो हमारे साथ रहे, 7 लोग। और मुझसे कुमाऊनी भी सीखी उन्होंने, कुछ शब्द को कुमाऊनी के सिखाए। अब कभी आपको वीडियो शेयर करूंगी। तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है, वो लोग सीखते हैं तो हमें भी सीखना चाहिए, ये सीख है। बिल्कुल। धन्यवाद दीदी। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी टिप्पणी के साथ आपने भी अपनी बात रखी। बड़सीदा जी को मैं
यह निवेदन करूँगा कि अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और कहानी अब गियर वाली साइकिल, बहुत चर्चित कहानी है एम जोशी हिमानी जी की। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कहानी का पाठ कृपा करके शुरू करने की कृपा करेंगी। और हमारे अध्यक्ष जी भी श्रीमान हेमंत बिष्ट जी भी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दीदी एम जोशी हिमानी जी का। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये गियर वाली साइकिल मेरे पहले कहानी संग्रह हुई है। उससे पहले ये दिल्ली से पत्रिका निकलती है परी कथा, उसका ये छपी थी। और फिर मैं जब वहां गई, बीबीसी वालों ने इसका पाठ करवाया क्योंकि छोटी कहानी थी। तो अच्छा, ये कहानी क्या है, ये इसका जो पात्र है ना, ये एक्चुअल है। ये मेरे सीनियर थे असिस्टेंट डायरेक्टर बेचालाल मौर्य जी। उनका पूरा करेक्टर जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि अरे ऐसा भी आदमी इस दुनिया में अभी भी रहते हैं, समझे एकदम। आज भी वो हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और उनकी क्या क्या क्वालिटीज थी ये सब इस कहानी में आई हैं। तो वो मैंने जब ये कहानी लिखी तो उसमें मैंने कुशवाहा साहब लिखा, मौर्य जी ने लिख के। अब मौर्य जी को जब पता चला, और ये परिकथा में सेंसन हो चुकी थी, तो उनको पता चला कि मेरे लिए कि मैडम ने कहानी उन पर लिखी है। वो मेरे पास आए, बिल्कुल वो तो पैर छू लेते थे हमसे बड़े होते हुए भी। कहने लगे आपने मुझे अमर कर दीजिए, मेरा नाम मौर्य ही कर दीजिए। मैंने कहा मैं डर गई थी, आपको बुरा ना लगे, कुशवाहा मैंने इसलिए किया। मैंने संपादक को फोन किया, शंकर जी इतने बड़े कथाकार, इतने बुजुर्ग। मैंने कहा कि ऐसे ये रियल कहानी है। उन्होंने एक एक उसका नाम मौर्य किया, हर जगह कुशवाहा की जगह मौर्य किया। तब ये वो मौर्य जी आज भी कहते हैं कि मैडम आपने मुझे अमर कर दिया। तो रियल कहानी है, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। गियर वाली साइकिल, वो आदमी जो हमेशा साइकिल हार्दिक आज अभिनंदन, भी चला। स्वागत स्वागत। टन 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 साइकिल की घंटी बजती तो दफ्तर के गार्ड मौर्य साहब की साइकिल को पार्क करने के लिए दौड़ पड़ते। मौर्य साहब की साइकिल का सम्मान और रुतबा किसी मर्सिडीज से कम न था। मौर्य साहब ठसके से साइकिल से उतरते, अपने पायजामा के पायचों में फंसाए गए रबर बैंड को निकालकर पायजामों को दुरुस्त करते, साइकिल में टंगा झोला कंधे में टांगते, तथा गार्डों को मुन्ना भाई की तरह झप्पी देते हुए अपनी सीट की तरफ प्रस्थान करते। मौर्य साहब एक अद्भुत साहबी ढांचे में तो वे किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठते थे, या यूं कहें ऑफिसर लायक एक भी क्वालिटी नहीं थी उनमें। न चाल में, न पहनावे में, न बातचीत में, न स्टेटस में। 90,000 रुपया महीना की पगार उठाते थे मौर्य साहब, पर अपने ऊपर वह 2,000 रुपया भी खर्च न करते थे। दाल चावल सब्जी रोटी खाने के अलावा उन्होंने दुनिया में कभी कुछ नहीं खाया था। अपने मुंह से तो वह यह सब बताते ही थे। उनके डील डॉल को देखकर लगता भी यही था कि उन्होंने सूखी रोटी सूखी सब्जी के अलावा कभी कुछ खाया नहीं होगा। कागा जैसा रूप था उनका, परंतु अपनी साधारण वाणी को उन्होंने कोयल जैसी मिठास से भर दिया था। हम महिलाओं के तो वह अत्यंत ही प्रिय थे। पुरुष होते हुए भी हम उनसे बेझिझक अपनी निजी बातें शेयर कर सकते थे। हमें कभी नहीं लगता था कि हम अपने किसी पुरुष सहकर्मी से बात कर रहे हैं, लगता हम अपनी किसी प्रिय सखी से बात कर रहे हैं। मौर्य साहब का मुखमंडल वासना विहीन था। उनके माथे पर इस्कान के कृष्ण भक्तों की तरह हमेशा केसर का लंबा यू शेप में तिलक लगा रहता था। ये सब रियल, आप उनका एक कल्पना कर सकते हैं उस आदमी की, समझे। उस तिलक के आकार तथा रंग में कभी भी किसी ने भिन्नता नहीं देखी थी। हम महिलाएं जिज्ञासावश मौर्य साहब से कितनी ही बार पूछते, इस तिलक को लगाने के लिए सर क्या आपके पास कोई सांचा है? हाथों से कोई कैसे इतना सादा लगा सकता है? हमारे सेक्शन में 10 पुरुषों के साथ हम 3 महिला कर्मी थे।
के 9 पुरुष मौर्य साहब की तरह महिलाओं में लोकप्रिय बनने के अनेक जतन करते थे, पर कोई भी कामयाब न हो पाता। मौर्य साहब को किसी भी वर्ग में पॉपुलर होने के लिए कोई जतन नहीं करना पड़ता था। मौर्य साहब पता नहीं किस लोक से आकर इस धरती पर जन्म लिए थे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार उनमें पर प्रवेश करना भूल गया था। मौर्य साहब आते ही सबसे पहले डस्टर लेकर अपनी मेज साफ करने लगते थे। फिर पानी का जग लेकर वाटर कूलर की तरफ दौड़ लगाते थे, से अपने गांव के कुएं में पानी भरने जा रहे हो। चपरासी शर्माते हुए उनके पीछे दौड़ता, साहब आप बैठिए, मैं पानी लाता हूँ। मौर्य साहब उसे मीठी डांट लगाते, नहीं, तुम भी मेरी तरह सरकारी नौकर हो। तुमको मौका नहीं मिला इसलिए तुम चपरासी बन गए, मुझे मौका मिला इसलिए मैं अफसर बन गया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे पानी पिलाओगे। तुम्हें सरकार ने सरकारी काम के लिए नियुक्त किया है। पानी पिलाना, चाय पिलाना सरकारी काम नहीं है। मौर्य साहब के सामने के चारों दांत 50 की उम्र में ही उनका साथ छोड़ गए थे, लेकिन कमाल था कि 59 की उम्र में भी उनको चश्मा नहीं लगा था। हमारा दिन भर लिखने पढ़ने का काम था, इसलिए पूरा का पूरा स्टाफ चश्मों से लैस था। एक अकेले मौर्य साहब जो सबसे उम्रदराज थे हम सब में, नंगी आंखों से सुई में धागा भी डाल लेते थे। फुर्सत के क्षणों में हम सब जब हंसी मजाक के मूड में होते, मौर्य साहब से इसका राज पूछते, सर आपके दांत तो कब के स्वर्ग सिधार गए, परंतु आपकी आंखों को, आप अपनी आंखों को कौन सा टॉनिक पिलाते हैं, ये अभी भी टनाटन है। मौर्य साहब हम सबको उलाह ना देते, मैं तुम लोगों की तरह 7 बजे तक सोया नहीं रहता हूँ, और फिर कार मोटरसाइकिल में भी नहीं चलता हूँ। मैं दिमाग को भी बहुत कम चलाता हूँ, केवल साइकिल चलाता हूँ रोज 40 किलोमीटर। हो, अपने खुले गेट से मौर्य साहब हंसी के फव्वारे छोड़ते। मौर्य साहब अपने प्रमाण पत्रों को प्रमाणित कराने तथा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए युवाओं की भीड़ लगी रहती थी। हम में से बहुतों के पास मुहर थी, हम भी गजटेड ऑफिसर थे। ओरिजिनल प्रमाण पत्र न होने पर हम किसी की फोटो प्रतियां भी प्रमाणित नहीं करते थे। हम डरते थे गलत लोगों के प्रमाणित करने अथवा किसी गलत को चरित्र प्रमाण देने पर कौन अपनी फसौल कराएगा। मौर्य साहब इस मामले में भी सारे बेरोजगारों में ख्याति प्राप्त थे। कोई भी आता उनकी तत्पर रहती थी उसको प्रमाणित कर देने के लिए। वे कहते, मेरी शक्ल अच्छी तरह से याद कर लो, युवाओं से कहते थे वो, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो मैं अपना इलाज तुम्ही से कराऊंगा। जो जिस मकसद से अपना फार्म प्रमाणित करा रहा होता, उसको उसी अनुरूप गदगद कर वापस भेजते। बच्चों के वापस जाते हुए हमसे कहते, ये युवा ऐसे ही बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, फार्म पर फार्म भरे जा रहे हैं। हम इन्हें नौकरी तो नहीं दे, कम से कम इनको प्रमाणित कराकर इनका मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। इनको नौकरी मिल जाने पर इनका विभाग इनका सत्यापन अपने स्तर से कराएगा ही। हम सब उनकी सोच के आगे अपने को बौना महसूस कर अपने अपने काम में मशगूल होने का अभिनय करने लगते। साहब में देवत्व के सारे गुण ठसाठस भरे थे, परंतु वे खुद को दानव बुलाते। अपनी वे कभी किसी अन्य पर नहीं हंसते थे। दुनिया के सारे व्यंग्यात्मक जुमलों को वे स्वयं में दिखाकर सबका मनोरंजन करते रहते थे। मौर्य साहब जिंदा दिली की साक्षात मूर्त थे। हम में से कोई हाई ब्लड प्रेशर की दवा, कोई शुगर की टिकिया, कोई थायराइड की टैबलेट खा खा अपनी जिंदगी के पायों को तेजी से मौत के मुंह में जाने से थामने के प्रयास में लगा था। परंतु मौर्य साहब को इन बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं थी।
उन्हें कभी हमने जुकाम होते हुए भी नहीं देखा था। मौर्य साहब चक्कर गिन्नी की तरह दिन भर काम के चारों ओर चक्कर काटा करते थे। वे अपने अलावा दूसरों के काम के बोझ तले दबे रहते थे। सारा काम खत्म करने के बाद 5 बजे वह लंच के लिए अपने झोले से रोटियां निकालते थे। यूं तो मौर्य साहब को से खिटपिट नहीं होती थी, लेकिन आखिर थे तो वो भी इंसानी। बड़े साहब के अड़ियल तथा भेदभावपूर्ण रवैये से ने उनको एक बार इतना खिन्न तथा उद्वेलित कर दिया था कि उन्होंने अपनी सीट के एक कोने में हनुमान जी की मूर्त स्थापित कर ली थी और उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया था, जब एक धर्म वालों को अपने धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न करने के लिए दिन में 2-2 बार काम बंद करने की इजाजत है तो उनको क्यों नहीं। ये भी बिल्कुल सच्चा वाकया है। उनके यहाँ भी तो त्रिकाल संध्या का नियम है। वे दफ्तर नहीं छोड़ेंगे त्रिकाल संध्या के लिए, लेकिन दोपहर की संध्या के लिए वे 1 घंटा कोई काम नहीं करेंगे। मौर्य साहब के इस तर्क का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कार्यस्थल पर धर्म के नाम पर समय का सरकारी कर्मी किस तरह दुरुपयोग करते हैं, इसका रोष वर्षों से लोगों के अंदर दबा पड़ा था। मौर्य साहब ने उस रोष को स्वर दे दिया था। हमारा सेक्शन महीने के 30 दिन रात 8 बजे तक खुलता था। रोटेशन से सबकी ड्यूटी लगती थी, जिसमें हम 3 महिलाओं को भी बराबर से ड्यूटी करनी पड़ती थी। ये सब बिल्कुल सच्चे वाकये हैं हमारी जिंदगी के। रात 8 बजे तक तथा छुट्टियों में ड्यूटी करने पर हम तीनों अपने को असहज पाते थे। हमने एक बार हिम्मत करके अपने डायरेक्टर के सामने अपनी समस्या रखी। डायरेक्टर ने टकाक सा जवाब दिया था, जब आप लोग ऐसी छोटी मोटी परेशानी भी नहीं उठा सकती तो आप नौकरी में आती ही क्यों हैं। हमारे सारे पुरुष साथी भी हमारे ऊपर तंज कसते, जब आपको सैलरी पुरुषों के बराबर मिल रही है तो काम आपको पुरुषों से कम कैसे मिल सकता है। मौर्य साहब के आने के बाद हमारी यह समस्या खुद खत्म हो। जिले से आए थे मौर्य साहब, उससे पहले वो जिले में उनकी पोस्टिंग थी। मौर्य साहब पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। वे हर रोज रात 8 बजे तक तथा हर छुट्टी के दिन ऑफिस आते थे। 6 बजते हुए हम तीनों महिलाओं को कहते, आप लोग जाएं अपने घर को। आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है आपका परिवार। आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां हैं। हमारी तरह थोड़ी आपको घर जाकर बना बनाया खाना मिलेगा। महिला साथियों को वो छुट्टियों की ड्यूटी करने को भी मना कर देते थे। मौर्य साहब की हमदर्दी से सारे पुरुष सहकर्मी हमारे कसमसा कर रह जाते थे। मौर्य साहब न तो जवान थे, न आकर्षक, न रसिक मिजाज, इसलिए महिलाओं के प्रति उनकी इस दरिया दिली पर कोई छींटाकशी करता तो लोगों की नजर में वह खुद ही झूठा साबित हो जाता। मौर्य साहब की इस दरिया दिली का फायदा धीरे धीरे किसी न किसी बहाने अन्य पुलिसकर्मी भी उठाने लगे थे। मौर्य सब से नजर आते थे। कोई साइकिल चलाने वाला अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उनके बगल में साइकिल चला रहा आदमी कोई सरकारी अधिकारी है। विश्व कार फ्री डे, जून में कोई एक डे मनाया जाता है विश्व कार फ्री के दिन कुछ नेता तथा अफसर एक दिन के लिए अपनी अपनी कारें छोड़कर साइकिल से अथवा पैदल दफ्तर जाने का फोटो खिंचवा रहे थे अखबारों में छपाने के लिए। मौर्य साहब के पास भी कुछ लोगों के फोन आ रहे थे कि सिफारिश कर किसी लीडिंग पेपर में उनकी फोटो छपो। मौर्य साहब अपनी साइकिल में बैठकर उस दिन भर दौड़ भाग में लगे थे उन लोगों की फोटो छपवाने के लिए। परंतु उस 59 वर्ष के प्रथम श्रेणी के अधिकारी की ओर न अपनी फोटो छपवाने वालों का ध्यान गया था, न छापने वालों का। जो चाहता तो लग्जरी कार भी खरीद सकता था, परंतु जिसने इस धरती को बचाने की चिंता में अपने 35 वर्ष कैरियर में हर रोज साइकिल चलाई थी, उसने अपने जीवन के हर दिन को कार फ्री डे रखा था। मौर्य साहब के रिटायरमेंट में बहुत कम समय रह गया था। हम सब उदास थे, खासकर हम महिलाएं। हमें अच्छी तरह मालूम था मौर्य साहब के जाने के बाद
हमें पहले की तरह 8 बजे तक और छुट्टियों में भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। हम सब दुआ कर रहे थे मौर्य साहब किसी भी तरह रिटायरमेंट के बाद भी संविदा पर अन्य लोगों की तरह नौकरी करते रहे। मौर्य साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सभी को अपनी भविष्य की योजना बता दी थी कि वे रिटायरमेंट के बाद सभी लोगों को साइकिल चलाने के फायदे बताएंगे, खासकर युवाओं को वो साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करेंगे। मौर्य साहब ने एक बुकलेट भी तैयार कर ली थी जिसमें विश्व भर की उन हस्तियों के चित्र प्रकाशित थे जो रोज साइकिल से अपने कार्यस्थलों पर जाते थे। उन्होंने विश्व के उन आम लोगों को भी सम्मिलित किया था साइकिल चलाने के कारण जो पूरी जिंदगी स्वस्थ रहे थे। मौर्य साहब ने अपनी खाटी तनख्वाह के पैसों में से बहुत सी रकम बुकलेट की सामग्री इकट्ठा करने तथा उसकी हजारों प्रतियां छपवाने में खर्च कर डाली थी। हम तीनों महिलाओं ने भी उनके रिटायरमेंट पर अपनी तरफ से उन्हें गियर वाली साइकिल गिफ्ट करने के लिए रकम जोड़ना शुरू कर दिया था। हमारी दिली इच्छा थी कि मौर्य साहब रिटायरमेंट के बाद वाली गियर वाली साइकिल में तो अवश्य ही चले। धन्यवाद जी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। एंड बहुत अच्छा दीदी, टचिंग एंड बहुत बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जीता जाता है इंसान आज भी लखनऊ में काकोरी में अभी खेती कर रहे हैं और बच्चों का विद्यालय चला रहे हैं। आज भी साइकिल से चलते हैं। मेरी अक्सर बात होती है और इतनी विनम्रता है। मैं उनसे उम्र में छोटी हूँ, 4-5 साल लेंगे। बहन जी कर पैर छूने लग जाएंगे, मैं उससे पहले ही ऐसे हो जाती हूँ, अरे आप क्या कर रहे हैं, मेरे पैर मत छू। कहते हैं अरे महिलाएं तो मेरे लिए देवियां हैं। इतनी विनम्रता। वाह। तो इसी क्रम में हमारे आज की विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती बीना बड़सिलिया जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कहानी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उनकी जो यात्रा वृत्तांत पर जो उनकी चर्चाएं रही उस पर भी थोड़ा अपने सुझाव देंगे। आदरणीय बड़सिलिया जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। जी धन्यवाद आपको। और ये आज पहला कार्यक्रम इस कृति का, मोहन कृति का संस्मरण और जो कथा कहानी का था। पहले भी हम दीदी की कहानी सुन चुके हैं। तो दीदी का जो एक बात करने का तरीका और हमें सुनाने का तरीका, कहानी वाचन हो या उन्होंने आज जो संस्मरण सुनाया, एक ठहराव है। हमें भी उनसे सीखना पड़ेगा। और अगर हम लोग कहानी वाचन करते हैं, हम बात करते हैं, तो दीदी की जो बोलने की जो गति है, जो ठहराव के साथ और प्रश्नवाचक और आश्चर्य, मतलब हर चीज दीदी जो जिस तरीके से पढ़ती है ना, मैं तो निःशब्द हूँ। और दीदी इतने अच्छे पद पे रहते हुए उनकी शालीनता, उनकी सादगी और मतलब बहुत अभिभूत हूँ दीदी। और क्या कहूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ संस्मरण मेरे पास भी ऐसे हैं कि वो आएंगे आप लोगों के सामने, क्योंकि अब हम एक परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। तो मैं कुछ कहानी लिख रही हूँ जिसमें मेरे अपने संस्मरण, अपने आसपास बिल्कुल सच्चे। और शायद मैंने एक कहानी वाचन किया था, वो आप नहीं सुन पाई थी। तो वो भी मेरी जिंदगी की कहानी थी किसी की। तो बस पात्र मैंने बदले हुए हैं, नाम मैंने रियल नहीं रखे हुए हैं। तो दीदी बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलेगा। आपका सानिध्य मिलता रहे। और जो कहानी का जो आज जो आपने सच्चाई पे जो पढ़ी है कहानी, तो जो मौर्य साहब हैं, तो उनकी जिंदगी, कुछ लोग ऐसे हैं, बिरले लोग हैं जिनमें दिखावा नहीं होता है, जिनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि हम उनसे कुछ सीखें। और उसे अगर हम कुछ % भी अपनी जिंदगी में, अपने व्यक्तित्व में अगर ग्रहण करते हैं, तो हम इंसान हैं। अगर हमें मनुष्य बनना है तो हमें मनुष्यता दिखानी भी होगी, उसको करना भी होगा। ये तपस्या है। और जो तपस्या मौर्य जी ने की है, और क्लास ऑफिसर
कि कुछ भी कर सकते थे, अपनी लग्जरी, अपनी पूरी जिंदगी वो जी सकते थे, लेकिन नहीं। तो ये बहुत प्रेरित करने वाली कहानी दीदी आपकी। और इतने बड़े मंच पे आपने अगर वहाँ पढ़ी, BBC लंदन से अगर प्रसारण हुआ है, कई पुस्तकों में छपी है, और आज हम भाग्य से आए हैं कि हम इस सच्ची कहानी को सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बस बहुत जा रहे बहुत हैं सानी से। और धन्यवाद। आदरणीय जोशी जी का बहुत आभार, आपसे मिलाया। दीदी की सादगी का मैं एक परिचय देना चाहूंगी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैंने दीदी की पोस्ट में कमेंट किया था पहले दिन जब हम शुरू हुए थे यहाँ पे, और दीदी ने तुरंत मेरा कमेंट और दीदी की फ्रेंड लिस्ट, और मैंने सेकंड में एक्सेप्ट कर ली थी। थैंक यू सो मच दीदी। वाह, बहुत सुंदर। आपने अपनी कहानी में इस चरित्र को उकेरा है जिसकी आज विश्व को ज़रूरत है। आज विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए हम कई प्रकार से भाषण देते हैं, कई समारोह को करते हैं। आपने इस चरित्र को इतने सरल तरीके से उकेर दिया है जो युगों युगों तक यह चरित्र आपकी कहानी में संदेश देता रहेगा और एक दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। बहुत सुंदर शब्दों में सहजता के साथ आपने इसको उकेरा है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं इसी क्रम में हमारी पुष्पलता दीदी, पुष्पांजलि जी जो हल्द्वानी से जुड़ी हैं, आज वो तीसरे कार्यक्रम में हैं, पूरे दिन भर व्यस्त रहती हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी प्रतिबद्धता को, साहित्य के प्रति उनकी जो लगन है उसको मैं नमन करता हूँ। आपको अनुरोध करता हूँ, क्योंकि हम संक्षिप्त समय में अपनी टिप्पणी के साथ दीदी की इस पूरी वार्ता और उनकी कहानी पर संक्षिप्त में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। पुष्पांजलि दीदी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। एक आप कह रहे हैं, मुझे बेचैनी थी कि मैं इस कार्यक्रम में भी जुड़ूंगी और मणि जी की कहानी और सुनूंगी और अपने परिवार से जाकर फिर सुनूंगी। मैं कार्यक्रम होते ही उनको याद करके और यहाँ जुड़ गई थी। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपने जोड़ा है और ऐसे जोड़ दिया है कि उनको उनसे बार बार मिलना, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी सहजता और आपकी बुद्धिमत्ता को खुद नमन करती हूँ। बहुत ही सुंदर रचती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। ये अभी एक तो आपने जो यात्रा शायद नेटवर्क की जी। सच में कमेंट दृश्य वर्णन, और आपको बिल्कुल लगता है कि फीड है वो इतनी अच्छी तरह से बयां करा, और सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। सुंदर जो यात्रा वृत्तांत, इस पर भी आप लिख सकती हैं बहुत कुछ। आपने अच्छाई बुराइयों के साथ आपने देखा कि हम हिंदुस्तान में जिसे बुरा कह रहे हैं और वो लोग बाहर किस दिल के हैं। दूसरे सब एक भारतीय होते हैं, हमारे कहीं ना कहीं रहता है, वो चाहे बंगाली हो, मद्रासी हो, चाहे वो मुसलमान हो। मुझे लगता है कि हम इस देश के हैं, भारत देश के हैं, कोई तो हमें यहाँ दिखा। वो भावना होती है। आपने बहुत सच्चाई बताई है और बहुत सुंदर दृश्य दिखाए हैं। मेरे जैसे ये आजकल सभी के घर के लोग भी बाहर देशों में हैं, मेरे लोगों वहाँ हैं, लेकिन इतनी सुंदरता से न दृश्य दिखाए न बताया। आज ने आपको देखकर मुझे लगा कि ये हम साहित्यकार या आप जैसे लोग, संवेदनशील लोग ही इस चीज को पकड़ते हैं और उसको रखते हैं और उसे शेयर करते हैं। आप मिलता है ना, लोगों ने देखा, एंजॉय किया और बस एक आध फोटो भेज दी। सही कह रहे हो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर टिप्पणी। बड़ी आपकी विशेषता है, आप अभी भी जाएंगी और हमें फिर जो इस तरह की बातें बताएंगी। बहुत बहुत आभार दीदी, आपने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखा और हमारी हिमानी दीदी को हम फिर सुनेंगे। आवाज कब हो रही दीदी? आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम।
नेटवर्क शायद बाधित हो रहा है। हाँ। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज के इस सभा के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत बिष्ट जी से कि वह अपने इस आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया। उनका सानिध्य इस कहानी के वाचन कार्यक्रम को हमार कृतिकार इस कड़ी में जो आज गियर वाली साइकिल के साथ पूरे हमने इंग्लैंड की सैर की है दीदी हिमानी की कृपा से, तो इसके संदर्भित अपने विचारों को भी रखेंगे और कहानी के संदर्भ में और अपने आशीर्वचन देते हुए इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे श्रीमान हेमंत बिष्ट जी जो हमारे इस कार्यक्रम के आज अध्यक्ष हैं। मैं उनको सम्मान सहित आदर सहित आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। श्रीमान हेमंत बिष्ट जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद दीदी वो जुड़ रहे होंगे तो हमारे बीच में जुड़े हैं जुड़े हैं। हेमंत दाजू जुड़े हुए हैं। जी 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 आपका हार्दिक अभिनंदन। हेमंत बिष्ट जी मेरी बात सुन पा रहे हो तो अपनी संक्षिप्त में इस वार्ता के क्रम में कुछ अपना आशीर्वाद देने की कृपा करेंगी। शायद नेटवर्क की दिक्कत कभी हो जाती है कि आदमी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। मैं संक्षिप्त में एक दो वाक्यों में जिसे हम इसको समेट सकें इस कार्यक्रम को कि आपको कैसा लगा। ये एक नया प्रयोग है कि हम कुछ इस तरह से साहित्यकारों को के साथ रूबरू होना चाहते हैं, उनके भाव, उनके अनुभव, उनके प्रतिनिधि रचनाओं के साथ। इस क्रम में आपको कैसा लगा? आज आपका हार्दिक अभिनंदन। कल आपने बहुत सुंदर संचालन किया था गढ़ कुमाऊं काव्य धारा का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। स्वागत, अभिनंदन। दीप जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हमारी आवाज जी 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 आ रही है सर। अब हाँ, नमस्कार। सपन हवेली में हमारे कार्यक्रम संयोजक श्री मोहन जोशी जी को बधाई देना, शुभकामना देना और आभार आपका। कार्यक्रम मंची हमारे जिले पिथौरगढ़ का रोणी हमने डीडी हटा रोणी छू अपन बहुत बधाई देना, शुभकामना देना। बहुत सरलता शालीनता दगाड़ अपन कार्यक्रम आइल बड़ा और कहानी तो मैं शब्द चित्र लागो बड़ी यूनिक और कहानी दगाड़ मैंने दौड़ लगा लंदन पूरे जो हमारे पहले यात्रा तो सुनो लगी बात जो आपने शब्द चित्र सुना मौर्य युग कहानी रूप में बहुत सुंदर लगा। और मौर्य युग जो शब्द चित्र छु कहानी छु दगड़ हमने लगातार कहानी का दगड़ साइकिल के रूप में चलन लग रही है। बहुत सुंदर कहानी और एक एक शब्द नपी तुल्य और भाव भंगी में जो कहानी सुनने छु अद्भुत छी। आपको बहुत बहुत बधाई देना, शुभकामना देना कि बार बार आप लोग के सुंदर हमका सब साहित्यकार के सब ये मंच पे जुड़ी दगड़ीन के बहुत अनंत शुभकामनाएं देना, विशेष आशीर्वाद देना जुड़ गए तो सुंदर प्रयास आप करो। और हमारे बीच में जितने हमारे साथी जुड़ी लोग छन सबन के बहुत शुभकामना देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेते। अनंत शुभ संकल्पना दगड़ा सभी ने सुंदर बने। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद उपाध्याय जी। बार बार हम आपो सानिध्य चाहन कि लगातार ये कार्यक्रम दगा आपो बढ़ते हम दगे बड़ी रोला और हमार मार्गदर्शन करला। बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। तो ये क्रम में अगर हेमंत दाजू मेरी आवाज़ सुननी ना तो मैं उनको आदर से ही आमंत्रित करूँ कि वो ये कार्यक्रम में अपन बात धरते हुए एक समापन और ले जाने कृपा करा। परमादरणीय हेमंत बिष्ट जी। तो शायद नेटवर्क काम नहीं करना तो बिना फुलेरा चीलो हमारे बीच में देखनी मैं उन्होंने अभिनंदन करना श्रोता रूप में उन्होंने कहानी को सुना और उन्होंने हार्दिक स्वागत करना कि वो संक्षिप्त में एक दो वाक्यों में अपन बात समेटते हुए
यह पर थोड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त करना कृपा करा। नमस्कार जस जी, हिमानी दी और प्रणाम संक्षिप्त आपको। कहानी और इतनी बढ़िया कहानी और एक जमीन से उठकर आसमान की तरफ जाती हुई कहानी चित्र उन्होंने यहाँ पर प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है, तो उसके बारे में 2 शब्द में कहना मेरे लिए तो संभव नहीं है। तो मैं पिथौरागढ़ से पूरा लंदन स्पीकर खोल के सुना आता है। इससे कहानी जो लंदन की कहानी हिमानी दी ने बताई, जब आप कहानी सुना रही थी तो मैं उसको देख रही थी कि वहाँ पर नालियाँ बंद हैं, कोई जीव मरा हुआ नहीं, तो कितना एक वातावरण का हमारे जीवन में शिक्षा को, स्वास्थ्य को सबसे पहले हमें एक वातावरण निर्मित करता है। तो कहा उन्होंने यात्रा वृत्तांत बताया वहाँ और हमें लंदन की शेयर कराई। हमें ऐसा लगता है कि अपने अपने प्रयास, हम एक लंदन तो यहाँ नहीं बना सकते, अपने घर से, अपने जनपद से, अपने क्षेत्र से। हम तो स्कूल में तो अध्यापिका हूँ, इंटर कॉलेज में मेरे पास 1000 बच्चे हैं, तो उन बच्चों से हम एक एक गुण भी कुछ ऐसा डालें तो भविष्य में कभी हमारे लिए जरूर ये सब प्रेरक होगा। और जो आपने कहानी सुनाई है उनकी एक बियर करके वो सामने रखे समाज के और लोगों के लिए प्रेरणा बने। मैंने आज कुछ कहानियां लिखी जोशी जी को डाली थी, एक कहानी अभी चयनित हुई थी और प्रकाशित भी हुई। आपको इसी बहुत तरह बहुत से भाई बधाई ऐसे बधाई। लोगों को बाहर धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे प्रतिबिंब, कहानी तो सब लिख रहे हैं जैसे गियर वाली साइकिल, और आपकी ये कहानी मुझे कालजयी कहानी इसलिए लगती है क्योंकि आज के समय में हमको फिजिकली फिटनेस की है आ गए, जहाँ से हम चले थे विकास के साथ साथ हम वहीं आए हैं। तो बहुत बहुत हिमानी जी आपको बहुत ज्यादा प्रणाम। पुष्पलता दीदी दिख रही हैं, अक्सर साथ मिलती हैं, उनको बहुत प्रणाम। जोशी जी आपका इतना बढ़िया प्रयास है, मैं रोज आपके कार्यक्रम में जुड़ती हूँ, तो बहुत बहुत आप सब लोगों को प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और आशा करनो कि लगातार आप बड़ी रहो कार्यक्रम में और आप मार्गदर्शन ले दिला कची एक और सुंदर बढ़ सको। बिल्कुल जोशी मैं तो आपन कुमाऊनी कार्यक्रम हो जो होल हाँ। मैं पोरो कुनेठा जुल गो कि मेरे का मैं मुझसे तुम जुड़िया, मैं उस दिन ले जुड़ी थी जी बटजू भेजनी कदिले तुम बिल्कुल जरूर बिल्कुल मतलब सक्रिय बिल्कुल बिल्कुल। तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद आपको, आभार। तो यह क्रम में अगर हेमंत आजू आगी तो जोड़ दिया और मैं हमार सब श्रोता हूँ एक एक वाक्य में हम एक के कर सकूँ एक बार में एक वाक्य के कर सकूँ, तो आप संक्षिप्त में बात समेटने की कोशिश कराल हमार समस्त श्रोता जो थी सुनना चाहिए कहानी का। नमस्कार, स्वागत। बहुत बढ़िया कहानी और मैडम का बहुत बहुत आभार जो यहाँ पर हिंदुस्तान से ही इंग्लैंड दिखा दिया। और कहानी तो संदेशात्मक है, संदेश देती है सबको। मैं नहीं है 2 मिनट 2 शब्दों में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, सुनिएगा। साथ जैसे मैम ने कहा जो अंदाज था उस अंदाज के लिए मैं एक मुक्त पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। साथ रहते नहीं चेहरे मिलकर बिछड़ जाते हैं, साथ रहते नहीं चेहरे मिलकर बिछड़ जाते हैं, लम्हों की बात की याद दिलाते हैं, लम्हों की बातें याद दिलाते हैं। मायने नहीं रखते यहाँ, मायने नहीं रखते यहाँ शाम श्वेत के रंग वे, शब्द की सुंदरता गाली रूह को महकाते हैं, शब्द की सुंदरता गाली रूह को महकाते हैं। बहुत खूब था आपका, आभार आभार आभार। बहुत बहुत वाह। और कोई हमारे बीच में बोलना चाहें तो इसमें अपनी बात रख सकते हैं। और संक्षिप्त में इसके बाद मैं प्रकाश पांडे सर को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात रखते हुए इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। प्रकाश नमस्कार। जी 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 प्रणाम महोदय, आपका आभार।
मैडम है, बिना भट्ट मैडम हो पा रहा है नेट की प्रॉब्लम की वजह से। मान लीजिए कहानी यात्रा वृत्तांत भी सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा यात्रा वृत्तांत है, बहुत अच्छा संस्मरण है। और उस संस्मरण को जो इन्होंने महसूस किया, उसको जो इस समय श्रोतागण बैठे हुए थे जो प्रस्तुति को सुन रहे, वो भी उसको आत्मसात करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। वो यहीं बैठ करके लंदन का आनंद ले रहे थे। ये मेरा इसके बाद जो कहानी की प्रस्तुति गेर वाली साइकिल का इन्होंने शायद करी, जी यह कहना से अपने स्टाफ को और सहकर्मियों को सहयोग दिया, स्वयं कष्ट करके स्वयं अधिक समय तक कार्य महिलाओं पे विशेषकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी कार्य करना ही है। आप हम तो घर जाके रोटी पकी ही मिल जाएंगे। तुमको तो घर जाके रोटी बहुत अच्छा मुझे जोर देते हुए जैसा लगा हिमानी जी का, वो वास्तव में वो उनका जो कथन था बिल्कुल सही भी था, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के लिए मेरे साथ यही शब्द होते हैं, तुमने किया क्या। लेकिन अगर वही काम अगर मुझे 2 दिन के लिए करना पड़ जाए तो मैं सोचता हूँ कि मुझे काफी भारी पड़ता है, काफी भारी होता है। ये बात कहने की नहीं होती है, लेकिन कहना ही पड़ता है कि जब हम उस बात को अनुभव करते हैं। मैं आप लोगों को सभी को बधाई देता हूँ और श्रोतागण आए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अशोक जी की कमेंट पे बहुत अच्छा लगा मुझे। और पृथ्वी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पृथ्वी उपाध्याय जी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। और ये जो मेरे में विचार आए थे उनको मैंने भी अपनी तरफ से व्यक्त करने की कोशिश की है। और विशेष रूप से मैं का आभार व्यक्त करता हूँ। और पुष्पलता मैडम खुद ही साहित्यकार हैं, बीना भट्ट बसीरा जी खुद ही साहित्यकार हैं। इन साहित्यकारों के बीच में जो कुछ भी महसूस करती हैं और जो कुछ भी आप लोग महसूस करते हैं, उसका फायदा हमको श्रवण हम भी करते हैं। आप लोगों को बहुत